थर्मोमीटर। बशीर साहब देखा, इस थर्मोमीटर से मैं तुमको कूटेगा। क्या करेगा? कूटेगा। ये ऐसे डिवाइस होती है, इसमें एक्चुअली मरकरी भरा होता है, तो जैसे ही आप इसको हाथ में रखते हो तो टेम्परेचर क्या करता है, बड़ा बड़ा। अब ये मेरे पास है चाय कप, चाय कप में से हीट निकलेगी बाहर, उसको ये क्या हो जाएगा, ठंडा। और ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं मेरी मर्जी, खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं मेरी मर्जी, लतीफा मैं खुद को ही सुना रहा हूं मेरी मर्जी। से कोई भी हीट नहीं है, बट जब इसको हीट करना शुरू किया ना तो ये डर करके ऊपर एक्सपैंड कर गया। तो लिक्विड भी क्या करता है, एक्सपैंड। सुबह सुबह बशीर साहब नहाने लग गए ठंडे पानी के साथ, तो ठंडा पानी बशीर साहब ने अपने ऊपर डाला। ओह ठंड 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 सर। बशीर साहब बोल रहे हैं ठंड अजीब बहुत। उसको पतीला अगर इसके नीचे लगा दोगे हीट, मतलब इसको गर्म करना शुरू हो जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी बॉडी में से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, मतलब ये तकरीबन 23 पे है। कितने पे है? 23 पे। जैसे ही मैंने इसको ऐसे यहां से पकड़ा तो ये मरकुरी एक्सपैंड होना शुरू। एक चीज याद रखना, जब बर्फ बनना शुरू होती है तो वो ऊपर से, जब बर्फ बनना शुरू होती है तो वो ऊपर से नीचे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुबशिर, मुदस्सिर, आसिया, आयशा, एजाज, अज्जू भाई, आपका भी नाम आ गया आज। ओहो, सरदीप सिंह, रोहन, करण, रवि, सब बढ़िया सब बढ़िया। गुड्डू मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हो? सर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको 9 वन शॉट दे चुका हूं। सारे वन शॉट, जितने भी वन शॉट में मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप प्लीज वन शॉट कंप्लीट कीजिए। बात समझ आई कि नहीं आई? और उसके बाद नोट्स देखिए। मैंने कल ही टेलीग्राम में ये चीज डाली थी कि अब मैं लेक्चर नोट्स मतलब जो मैं इधर पढ़ाऊंगा वो भी आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इशू हो गया था पैनल के साथ। ओके सर, गॉट इट। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं मेरी मर्जी, खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं मेरी मर्जी, लतीफा मैं खुद को ही सुना रहा हूं मेरी मर्जी। लतीफा मतलब पता क्या, चुटकुला मैं खुद को ही सुना रहा हूं मेरी मर्जी। मैं नलायक बच्चों को पढ़ा रहा हूं मेरी मर्जी। आज मैं पूरे वन शॉट कंप्लीट कर दूंगा, ये भी मेरी मर्जी। वाह वाह सर, बशीर साहब क्या हाल है? और बशीर साहब मेरे दोस्त बन रहे हैं, ये भी मेरी ही मर्जी। बशीर साहब अपनी कहानियां सुना रहे हैं, ये भी मेरी ही मर्जी। ओके सर, करो अपना टॉपिक स्टार्ट। दैट इज व्हाट वन शॉट। ये आज का जो वन शॉट रहेगा ये 10वां वन शॉट है, 10th वन शॉट है। इससे पहले हम 9 वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं। बड़ा प्यारा सा थंबनेल बन रहा है, इस वीडियो के बाद वो लग जाएगा और उसी के दौरान आप इस वीडियो पे आओगे, उसी को क्लिक करोगे और इस वीडियो पे आओगे। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हीट। क्या होता है? आराम से बात करेंगे हीट के ऊपर, इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। हीट क्या होता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सुबह बशीर साहब नहाने लग गए ठंडे पानी के साथ, तो ठंडा पानी बशीर साहब ने अपने ऊपर डाला। ओह ठंड 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 सर। बशीर साहब बोल रहे हैं ठंड अजीब बहुत। उसको ठंड लगी। वो ठंड क्यों लगी या उसको ठंडा महसूस हुआ, वो क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वो जो पानी उसके ऊपर पड़ा, उस पानी ने उसकी बॉडी से हीट निकाली। वैसे ही आप पोलो करके एक टॉफी आती है जो आप खाते हो, जैसे ही खाते हो तो आपके मुंह में ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो पोलो टॉफी आपके मुंह से हीट निकालती है। मतलब जब कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर से हीट निकलेगी तो वो ठंडी होगी। मतलब ये मेरे पास है चाय कप, चाय कप में से हीट निकलेगी बाहर, उसको ये क्या हो जाएगा, ठंडा। और ये पतीला अगर इसके नीचे लगा दोगे हीट, मतलब इसको गर्म करना शुरू हो जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी बॉडी में से हीट निकाली जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, और किसी को हीट दी जाती है तो वो गर्म हो जाती है। वैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर बशीर साहब गर्म पानी से नहाएं तो उसको गर्माइश फील होगी। क्यों? क्योंकि गर्म
गर्म पानी उसकी बॉडी में हीट दे रहा होगा। आपके सामने चाय का कप है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अगर वो देखते ही देखते क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि उस चाय कप में से हीट निकल जा रही होगी। अच्छा, अब हीट का कंसेप्ट क्या है? हीट इज एक्चुअली द एनर्जी। हीट इज द एनर्जी, इज द टर्म गिवन टू द ट्रांसफर ऑफ अ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ मटेरियल or a region of high thermal energy to the material or a region of a low thermal energy। मतलब जो हीट है वो एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है हाई थर्मल एनर्जी से, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। अच्छे से मैं बोलूं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चाय कप है, चाय कप में हीट है तो वो ट्रांसफर होगी चाय कप से सराउंडिंग की तरफ या आसपास की तरफ। ओके सर, डन। एक चीज और ध्यान में रखना कि जो एसआई यूनिट होती है हीट की वो जूल ही होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और कुछ और यूनिट भी होती हैं हीट की। द अदर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरीज। ठीक है। उसके बाद है थर्मोमीटर, एक ऐसी डिवाइस होती है जो इस्तेमाल में लाई जाती है। किसके इस्तेमाल में लाई जाती है? दैट इज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। दो तरह के होते हैं थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी का थर्मोमीटर होता है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। बात समझे? ये है बशीर साहब थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? टेम्परेचर नापती है। थर्मोमीटर, बशीर साहब देखा, इस थर्मोमीटर से मैं तुमको कूटेगा। क्या करेगा? कूटेगा। ये ऐसे डिवाइस होती है, इसमें एक्चुअली मरकरी पड़ा होता है, तो जैसे ही आप इसको हाथ में रखते हो तो टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ता हुआ बताता है, और जैसे छोड़ देते हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? ड्रर से कम हो रहा है। ठीक है, ये थर्मोमीटर था। ये मैंने आपको बता दिया कि थर्मोमीटर ऐसा दिखता है। ओके सर, ठीक। उसके बाद ये थर्मोमीटर, बट मैं आपको ना बताना ये चाहता हूं कि जो ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, इस टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जो इंडिया में यूज होती है डिग्री सेल्सियस, बाहर कंट्रीज में केल्विन भी यूज होती है, और अमेरिका वगैरह में फ़ारेनहाइट भी यूज होती है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? तो ये 3 यूनिट्स हैं किसकी? दैट इज टेम्परेचर की। ठीक है, मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है हमारे पास, तो पानी का जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करेगा? स्टीम पॉइंट आएगा। स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ये बीपी है और ये एमपी है। बात समझ आई कि नहीं है? तो ये याद रख लेना। फिर वैसे ही अगर मैं डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस ना लेते हुए कोई और यूनिट लूं, जैसे फ़ारेनहाइट लूं, तो पानी मेल्ट करता है 32 फ़ारेनहाइट पे और बॉयल करता है 212 फ़ारेनहाइट में। और इधर से और इसमें फर्क कितना आ जाता है? 180 का। और इधर से इधर का फर्क कितना आ जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस का। केमिस्ट्री में हम बहुत बार टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है केल्विन में? 273 केल्विन। और जब आप 10 केल्विन 100 केल्विन बढ़ोगे, 100 केल्विन, सॉरी 100 केल्विन बढ़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। मतलब कुल मिला के हमें ये समझ आया कि टेम्परेचर को डिग्री में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में नाप सकते हैं। 2 रिलेशनशिप हैं जो आपको याद करने हैं, एक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप है। देखो, फ़ारेनहाइट जो होगा इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब इस रिलेशनशिप से क्या होगा? अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, और कोई फ़ारेनहाइट में दिया है और तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। और ये बड़ा मशहूर रिलेशनशिप है, दैट इज केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में निकाल सकते हो, और अगर केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। मतलब टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके जी, इसके बाद आता है थर्मल एक्सपेंशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना। थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है साइज का बड़ा होना, साइज का बड़ा होना। देखो इधर देखना, हो ब्लैक कलर से लिखते हैं यार। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन देखो, बोलता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बोलता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मान के चलो आपके पास कोई सॉलिड है, तो सॉलिड के एटम बड़े पास पास होते हैं ना। जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, जब टेम्परेचर बढ़ाया, इसका और इसके बीच का जो प्यार है वो खत्म हुआ और ये दूर दूर एटम हो गए। जब दूर दूर एटम हो गए तो क्या इसका साइज बड़ा हो गया ना, इस सॉलिड का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीजेस, हैंस साइज इंक्रीजेस, हैंस साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब खुद देखो, ये मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास क्या है, सॉलिड के एटम से, ये एटम एटम, जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो पास पास थे ये क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए। और अगर आप ध्यान से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो था वो बढ़ गया। इसको बोलते हैं थर्मल एक्सटेंशन। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो छोटू से मोटू हो जाता है। अगर बशीरे को गर्म किया जाए तो वो छोटू से मोटू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं है? इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। आप खुद देखो, ये मरकुरी है, ये मरकुरी ए इधर है इतना, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 20 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। मतलब ये तकरीबन 23 पे है। कितने पे है? 23 पे। जैसे ही मैंने इसको ऐसे यहां से पकड़ा तो ये मरकुरी एक्सपैंड होना शुरू हुआ। ये एक्सपैंड हो, सच्ची में एक्सपैंड हो रहा, आपको दिख रहा नहीं है, बट घर पे खरीदना ये है ना, फालतू के कांटे बालियां हार खरीदने से अच्छा है ना थर्मोमीटर खरीदो, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे। तो ये टेम्परेचर यहां से, मतलब ये एक्सपैंड हुई ना, मरकुरी एक्सपैंड हुई, तो मतलब यहां से हीट, ये बॉडी का, मेरे बॉडी का टेम्परेचर इसमें जा रहा था, तो ये एक्सपैंड हुआ, तो ये तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। मैं बड़ा हॉट हूं यार। ओहो मास्टर जी, तुझसे पटकारे कटने लगे थे। ओके जी, चलो जी आगे, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ना, ये 3 तरह से हो सकता है। क्या? लीनियर एक्सपेंशन वायर में होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसी प्लेट में होगा, या इसको एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, या क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन किसको होगा? 3D ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। जैसे कोई बॉल हो गया है ना, बॉल हो गया तो उसको टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, ठीक है। इन तीनों को मैं अच्छे से समझा रहा हूं अगले टॉपिक में। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। बट पहले हम लीनियर एक्सपेंशन अच्छे से सीखेंगे। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये मेरे पास रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ है L0, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब आपने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इसको दिया, तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये रॉड L0 ना होके क्या हो जाने वाली है, क्या हो जाने वाली है, L हो जाने वाली है। नई वाली लेंथ क्या हो जाने वाली, L, क्योंकि टेम्परेचर देने पे साइज क्या करता है, बढ़ता है। जो एटम पास पास होते हैं वो एटम अब दूर दूर हो जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, एक चीज होती है चेंज इन लेंथ। क्या होती है? चेंज इन लेंथ। जो ये चेंज इन लेंथ होती है वो होती है दैट इज L माइनस L0, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। और ये जो चेंज इन लेंथ होती है ये डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ पे, कि पहले लेंथ कितनी थी, चेंज मतलब कितना चेंज होगा लेंथ में टेम्परेचर से, वो डिपेंड करेगा पहले लेंथ कितनी थी। और दूसरा वो डिपेंड करेगा चेंज इन लेंथ, सॉरी 2 मिनट ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की बोल रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये जो चेंज होगा L0 से जो L बनेगा दैट इज चेंज इन लेंथ, ये डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ पे। और दूसरा ये डिपेंड करेगा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर पे, कि कितना टेम्परेचर आपने दिया। ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी रॉड। अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2 आ गई। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, चेंज इन लेंथ डज डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। अच्छा, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और यहां पे हमारे पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा जिसको आप क्या बोलोगे, दैट इज अल्फा। क्या बोलोगे, अल्फा L0 डेल्टा
टी। ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, इसी को क्या बोला जाता है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, अच्छा, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ जो है वो क्या है? एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, है ना, यही है ना। और अगर जो नई वाली लेंथ होगी वो क्या होगी? एल इज इक्वल टू एल नॉट पहली वाली लेंथ, और उसमें एडिशन किसका हो जाएगा? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी का। एल नॉट इधर कॉमन है, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला कोफिशिएंट पुरानी वाली, ये वाला पूरी यूनिट पुरानी वाली लेंथ में ऐड होएगा, और इससे ये पता चलेगा कि जो नई लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ से बढ़ चुकी है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझ आ गया। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास खाने की प्लेट है, ये मेरे पास खाने की प्लेट है, ठीक है, ये खाने की प्लेट है, इसका एरिया ए नॉट था, ठीक है। मुझे ऐसे दिमाग में सूझा, मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो मुझे ये हो गया कि ये वाली जो एरिया था ये अब बढ़ गया और क्या हो गया? ए नॉट हो गया, ठीक है। चेंज इन एरिया क्या रह गया होगा? चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट, ए माइनस ए नॉट। अब मुझे ये दिमाग में ये मैंने सोचा, जो चेंज इन एरिया है वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे, एक इनिशियल एरिया पे कि पुराना एरिया कितना था, और चेंज इन एरिया और किस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना दिया। ज्यादा गर्म करूंगा तो ज्यादा प्लेट फैल जाएगी, ठीक। ओके, दो इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को जोड़ो। चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया एंड डेल्टा टी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और क्या आएगा? इक्वल टू, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन आएगा बीटा। क्या आएगा? बीटा, और ये क्या आ जाएगा? दैट इज ए नॉट डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हुई सर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ए नॉट डेल्टा ए को क्या लिख सकता हूं? दैट इज ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब मुझे ओरिजिनल मतलब नई वाली एरिया चाहिए ना, नया वाला एरिया जो होगा ए इज इक्वल टू, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब देखो, जो पुरानी वाली लेंथ है, पुरानी वाली जो एरिया है, उसमें कोई चीज आप ऐड कर रहे हो और नया वाला एरिया आ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली चीज ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा होगी तो ये वाला नया वाला जो एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये जो बीटा है, ये बीटा है, यही बीटा किसको बोलते हैं? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ध्यान से समझना इसको। देखो, मान के चलो मेरे पास एक कोई सुराही है, ठीक है, ये सुराही है, इसका वॉल्यूम है वी नॉट शुरू में। टेम्परेचर दोगे तो ये सुराही क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये चाचा जी, ये सुराही बड़ी होगी, ठीक, और कितनी होगी? दैट इज वी होगी। मुझे पता है एक्सपैंड करगी, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन 3D ऑब्जेक्ट में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बशीरा है, बशीरा इतना है, जैसे टेम्परेचर दिया तो ये बशीरा इतना हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जब इतनी बात समझ आई तो ये चेंज होगी ना इसकी वॉल्यूम, ये छोटी वॉल्यूम है, ये बड़ी होगी। मैं बोल रहा हूं जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगी इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी। अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा थी तो तब चेंज क्या आ सकता है? ज्यादा आ सकता है। और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो दूसरा डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पे। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन वैसे ही है, वैसे जैसे पुराने दो की है ना, वैसे ही करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। ये चेंज इन वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? दैट इज गामा डेल्टा टी, ठीक है। और ये जो गामा है, सुनना मेरी बात, अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं इन दो इक्वेशंस को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, आराम से समझना। देखना, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी, है ना। चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, यहां पे इज इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा गामा वी नॉट डेल्टा टी। ये जो गामा है यही है क्या? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम
एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इस चेंज को कैसे लिख सकते हैं? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, v इज इक्वल टू, ये वी नॉट उधर चला जाएगा, वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी। अच्छा, वी नॉट को कॉमन भी ले सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अच्छा, ये चीज क्या शो कर रही है? ये चीज ये शो कर रही है कि जो नई वाली वॉल्यूम है वो पुरानी वॉल्यूम तो होगी होगी, और उसमें ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ऐड ऑन हो जाएगी। और जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उतना उतना नया नया वॉल्यूम क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। और ये इसकी एक्सटेंशन है थोड़ा, क्योंकि आपने वी नॉट को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इधर इधर चेंज ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, मतलब डेंसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, पहले मैं लॉजिकली आपको समझाता हूं। देखो, मान के चलो कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम वी नॉट है। अच्छा, इसके एटम बड़े पास पास होंगे। ओके सर, इसके एटम बड़े बड़े क्या होंगे? पास पास होंगे। ये एटम, 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 ये एटम पास पास होंगे। जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया, खुद देखो, खुद आराम से अच्छे से खुद देखो, जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया, क्या एटम दूर दूर हो गए? तो वॉल्यूम वी नॉट से क्या होगी? वॉल्यूम वी नॉट से वी होगी। वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो डेंसिटी है इज इक्वल टू मास अपॉन वी नॉट है। यहां पे वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। बट अगर जो नई वॉल्यूम रो देखो तो वो क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। तो ये जो नई वॉल्यूम है तो ये बढ़ गई है ना, उसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है बट डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो v की वैल्यू, ये क्या निकाली आपने? v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर कोई डाउट हो तो आप v के लिए, जो नया वाला v है, यही है ना नया वाला v, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, अच्छा, इसको मैं इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में डालता हूं, देखना ध्यान से। डेंसिटी इज इक्वल टू, ये मास वैसे ही रहा, v की जगह आपने ये डालना, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आपने इधर किया है और इसके v को आपने इससे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ठीक, अच्छा, m अपॉन वी नॉट, m अपॉन वी नॉट क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू, ये m अपॉन वी नॉट क्या होता है? दैट इज पुरानी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसकी पावर 1, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? डेंसिटी। इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी गामा डेल्टा टी, इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, अब यहां पे बाइनोमियल लगा सकते हो। बाइनोमियल क्या होती है? बोलती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मैथ्स वाले इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं। यहां पे मैं बोलूंगा हाइयर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। तो ये 1 है, x की जगह ये है, और ये पावर नीचे मल्टीप्लाई, देखो ये पावर है ना, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू रो डेंसिटी, मतलब पुरानी डेंसिटी 1, ये -1 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस गामा डेल्टा। अब देखो ये बता रहा क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, रो डेंसिटी, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो, मीन्स इनिशियल डेंसिटी गामा डेल्टा टी। ये क्या बोल रहा है कि देखो कि जो नई वाली डेंसिटी है ना वो पुरानी वाली डेंसिटी से कम है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, और पुरानी डेंसिटी में से और कम होता जाएगा। तो यही मैंने चीज आपको बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जब भी, देखो ध्यान से, मान के चलो ये आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, ये आपके पास सॉलिड है कोई भी। जब भी इसको आप टेम्परेचर दोगे, आपने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर दिया ना तो ये
इसके अंदर एक स्ट्रेस आ जाएगा। इसको ऐसे लगेगा कि भाई साहब मुझे कोई खींच के बड़ा कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर देने से चीज बड़ी होती है। तो ये जो स्ट्रेस आएगा इसी को क्या बोला जाएगा? थर्मल स्ट्रेस। द stress induced in the bar due to the change in temperature are called the thermal stress। बात समझ है कि नहीं है? कि मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, उसके एटम बड़े 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 पास पास हैं, ठीक है। जैसे ही आपने उसको क्या दिया? टेम्परेचर दिया तो उसके एटम दूर दूर होने शुरू होंगे। जब दूर दूर होने चलेंगे तो इसको ऐसा लगेगा कोई उसको खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा? थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपने वो जो स्ट्रेस वाला चैप्टर था उसमें आपने ऐसे स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा था, इधर इधर देखना, आपने ऐसे पढ़ा था, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, स्ट्रेस यहां पे कौन सा हो जाएगा? थर्मल स्ट्रेस। और स्ट्रेन आपको पता है चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। बात ध्यान से समझना, हमें ये थर्मल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। ये क्या निकालना है? थर्मल स्ट्रेस। आराम से सुनना पहले। यंग मॉडुलस को आप गामा से डिनोट करते हो, ये वाला गामा और पीछे जो आपने गामा पढ़ा वो बिल्कुल अलग है, ये ध्यान में रखना। फिर ये मेरे पास आ गया थर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, क्या होगा? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एल नॉट। यही होगा ना स्ट्रेन का फॉर्मूला, यही है स्ट्रेन का फॉर्मूला। क्या है? दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अभी आपने एक चीज पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है? कि जो चेंज इन लेंथ है वो किसके बराबर है? वो चेंज इन लेंथ दैट इज किसके बराबर है? दैट इज अल्फा ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। ये शुरू में लीनियर एक्सपेंशन में आपने चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये जो चेंज इन लेंथ है, अगर मैं चेंज इन लेंथ को डिवाइड कर लूंगा ओरिजिनल लेंथ से, इसको इधर डिवाइड किया तो ये क्या आएगा? अल्फा डेल्टा टी। मतलब इस पूरे की जगह मैं अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूं। मतलब इस पूरे की जगह ये है ये, और ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा डेल्टा टी। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी, सॉरी क्या लिख रहा हूं? अल्फा डेल्टा टी। इस अल्फा डेल्टा टी को यंग मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, अल्फा डेल्टा टी यंग मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस। तो मैं कैसे लिखूंगा? जो थर्मल स्ट्रेस है वो किसके बराबर है? अल्फा डेल्टा टी और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद है एक्सपेंशन इन द केस ऑफ लिक्विड। मेरी बात ध्यान से समझो, जब कभी भी बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मत बशीर साहब कहीं कंफ्यूज हो जाओ। देखो मैं बोल रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ये आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये है ना, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, लिक्विड बोल रहा हूं इस बार, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो ये लिक्विड में भी क्या आ जाती है? एक्सपेंशन आ जाती है। मतलब इसका अगर इसकी वॉल्यूम V नॉट है, इसकी वॉल्यूम V है, तो ये जो V होगा वो ग्रेटर देन दैट ऑफ V नॉट हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी अगर डेंसिटी रो नॉट है और ये डेंसिटी रो है, तो रो डेंसिटी नॉट मतलब रो नॉट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द न्यू डेंसिटी। बात समझ आई कि नहीं है? अब देखो ध्यान से, इधर इधर देखना, ये आपके पास लिक्विड है, इसके नीचे कोई भी हीट नहीं है, बट जब इसको हीट करना शुरू किया ना तो ये डर करके ऊपर एक्सपैंड कर गया। तो लिक्विड भी क्या करता है? एक्सपैंड करता है। अब देखना ध्यान से, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, आराम से सुनना, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर के। देखना मैं ऐसे लिख रहा हूं, एब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। दो मिनट में खत्म कर देंगे इसको, आराम से सुनना, बड़ा सेक्सी सा टॉपिक है, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझना। देखो क्या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बोलता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस,
फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके एटम ऐसे क्या हैं, ऐसे ऐसे इतने दूर हैं, ठीक है, और आपने 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया, वाटर अब 4 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी है, तो इसके एटम दूर नहीं जाएंगे। इसके एटम जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे दूर जाते थे, बट इस केस में दूर नहीं जाएंगे, इस केस में ये एटम क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। मतलब वाटर के केस में जो एटम होते हैं वो 4 डिग्री तक पास आते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका और रीजन या इसका डीप नहीं है, बट रीजन इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैं अगर अभी समझाने लग जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। अब बस याद रखो कि एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर का क्या है कि अगर चीज को गर्म करो तो चीज एक्सपैंड करती है, बट पानी के केस में ऐसा नहीं होता। पानी के केस में क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद जब आप 10 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे पानी का, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा टेंपरेचर दोगे तो एटम क्या हो जाएंगे और दूर दूर, तो इसकी वॉल्यूम क्या करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। बट ध्यान से देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी गर्म करने पे उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पास पास आते हैं। ये दिमाग में रख लो। उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो वो दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम वॉल्यूम, जो सबसे कम वॉल्यूम होता है वो वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी सबसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डेंसिटी कहां पे होती है, ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक, अब ध्यान से समझना, दो ग्राफ हैं, उसको बेहतरीन तरीके से पकड़ लो। ठीक, बेहतरीन तरीके से पकड़ लो। कैसे, ये ग्राफ, ठीक है, ये वॉल्यूम का, ये डेंसिटी का, टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान से समझना। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होती है पानी की, ठीक है, ऐसे जाता है। और कब तक, टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री सेल्सियस तक। और जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी बढ़ रही है, कब तक, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, रो फॉर डेंसिटी एंड T फॉर टेम्परेचर। मैंने कल को कुछ और पंगे करके आ जाओ, टेम्परेचर है ये, ठीक है। अब सुनो मेरी, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब वाटर किस तरह से एबनॉर्मली बिहेव करता है, उसको ध्यान से समझना। देखो, ये पानी है, ये उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है पानी की, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर में, तो ये ऊपर वाली लेयर पहले ही ठंडा होना शुरू होती है। 10 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जाती है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, पानी की, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी होती है जितनी हो सकती है, मैक्सिमम इधर ही होती है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ये अपना टेम्परेचर लूज करती है, अपनी हीट लूज करती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही ये आइस बनता है। जैसे ही ये आइस बनता है ना, आइस पहले टॉप वाली लेयर बनती है, आप याद रखना, टॉप वाली लेयर आइस बनती है, तो ये एक बॉर्डर बन जाता है जिसकी वजह से और इधर से हीट निकल के बाहर की तरफ नहीं जाती, तो नीचे एक्वाटिक वाले जानवर सेफ रहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब पानी पूरा अगर फ्रीज हो जाएगा, पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा तो ये बेचारे जम के मर नहीं जाएंगे। तो समझ आया कि नहीं है? तो इस तरह से, इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि कुदरत ने ये चीज रखी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे रखी है। उसके बाद जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर वाली लेयर पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है, बर्फ बना लेती है ऊपर वाली लेयर, फिर नीचे बॉर्डर बन जाता है। बॉर्डर बनने की वजह से क्या होता है कि और हीट
ऊपर नहीं जाती, ओवर हीट बाहर लॉस नहीं होती, ठीक है। जिसकी वजह से नीचे पानी ही रहता है, ऊपर एक लेयर बन जाती है बर्फ की। आपने देखा होगा जब लेक्स पे पानी जमता है, जैसे डल लेक पे जमता है ना पानी, तो जब जमता है तो ऊपर वाली लेयर पे ही जमता है, नीचे एक्वेटिक लाइफ के साथ कोई भी असर नहीं बनता। और एक चीज कोई भी असर नहीं पड़ता। और एक चीज याद रखना, जब बर्फ बनना शुरू होती है तो वो ऊपर से, जब बर्फ बनना शुरू होती है, जब बर्फ बनना शुरू होती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बनना शुरू करती है। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद गैसियस के लॉ हैं कुछ, वो आपने पढ़ने हैं, जैसे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीजेज एज द वॉल्यूम इज डिक्रीजेज, अज्यूमिंग द कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। ठीक है, वो बोल रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर अगर आप किसी का प्रेशर कम करोगे तो ये एक्सपैंड करेगी, मतलब अगर आप प्रेशर कम करोगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या है, बॉयल्स लॉ है। ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। उस तरह से चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब कभी भी किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया, बैलून का टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, सी डेफिनेशन सी है इसकी। गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है, बोलता है अगर प्रेशर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। देखो ध्यान से अच्छे से समझना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा गैस के अंदर। इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये मॉलिक्यूल ज्यादा तेज भागेंगे, ज्यादा जोर से दीवार के साथ बजेंगे, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पे देखो तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए दोबारा मिटा दूं तो मैं बोल रहा हूं यहां पे अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहां पे अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों लॉ को जब मिलाया गया तो हमारे पास एक लॉ बना, एक इक्वेशन बनी जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो जैसे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, देखो अगर आप बॉयल्स लॉ देखो, बॉयल्स लॉ ये कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या करता है, ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर आता है गे-लुसाक लॉ, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ही यही बना। देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या करता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मेरी बात ध्यान से समझो, फिर सर वो पहला लॉ कहां से समझ आएगा, आप इधर देखो ना, P इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें जोड़ी गई तो ये वाली इक्वेशन बनी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये एनआरटी ऐसा एक एवोगाड्रोस लॉ भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो ये बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर बैलून में थोड़ी गैस बढ़ोगी तो उसका वॉल्यूम छोटा, अगर ज्यादा गैस बढ़ोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो भी एक लॉ है। बट यहां पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली साइन हटते ना, तो यहां पे एक आर, एक कांस्टेंट आता है जिसको आप बोलते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखोगे 8.33 है। ठीक है, और यूनिट आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, अभी बता देता हूं यार, जूल, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी क्या है, यूनिट है। अच्छा एक मेरा बच्चा, आप ये काम करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गे-लुसाक लॉ। आप एक एक दो दो एप्लीकेशंस उसकी याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, दैट इज हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by unit degree
सेल्सियस। बात समझे कि नहीं? मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होती है किसी भी गिवन, मतलब सब्सटेंस का वेट दे रखा है, मास दे रखा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस या यूनिट डिग्री सेल्सियस, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और जो हीट कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी? जो हीट कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंड करेगी, पहली बात, ठीक है। वो और किस पे डिपेंड करेगी? उसके चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, है ना, कि पहले टेम्परेचर कितना था, बाद में कितना डिपेंड है। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा तो ये चेंज इन, इधर देखना, चेंज इन हीट या हीट रिक्वायर्ड, जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको मैं लिख रहा हूं सी एम डेल्टा टी। बात समझ आई? ये जो सी है, ये जो सी है, इसी को क्या बोला जाता है? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इस C की वैल्यू क्या आएगी? C इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा m डेल्टा T। देखो ये C है, इधर क्या बताया हुआ है? इधर बताया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले हीट कैपेसिटी आनी चाहिए, उसके बाद C की वैल्यू आएगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर है? दैट इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। सुनना, मोलर 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 हीट कैपेसिटी आराम से सुनना पहले। मोलर हीट कैपेसिटी बिल्कुल आराम से, एक है हीट कैपेसिटी है, एक है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था इन मास, यहां पे मोल है, समझ आया कि नहीं है? और ये जो हीट होगी इसको आराम से समझना, मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी उसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से। वो डिपेंड करेगी किस पे? वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स से। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस लेना है, और किस पे डिपेंड करेगी? चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप अच्छे से समझो, जोड़ो, तो ये जो हीट कैपेसिटी है वो कैसे होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन टेम्परेचर। अब जब ये हटेगा तो यहां पे क्या आएगा? सी एंड डेल्टा टी। ये जो सी है इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, बात समझ आई कि दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये आप दो तरह से ले सकते हो। कितने तरह से ले सकते हो? ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये आप दो तरह से ले सकते हो। अभी हीट कैपेसिटी क्या लिखा? Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, और ये जो C है ये स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। बात समझे कि नहीं? अब ध्यान से समझना, ठीक हो। इसको आप दो तरह से ले सकते हो। एक कांस्टेंट प्रेशर पे ले सकते हो, तो क्या लिखेगा? कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। और यहां पे जब यहां पे P लगाया है तो ये भी स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। इसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अगर यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहां पे भी क्या होगा? कांस्टेंट V होगा। ये एट कांस्टेंट प्रेशर,
ठीक है, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ आएगी नहीं आई? मतलब देखो, इस केस में आप नंबर ऑफ मोल्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बट उसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज एक्सपैंड भी कर रही है, बट यहां पे सिर्फ आप उसको गर्म कर रहे हो, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो जितना पहले था उतना बाद में है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद क्या है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। एक रिलेशनशिप ऐसे निकलता है, देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी का रिलेशनशिप है, एक रिलेशन निकलता है कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। तो ये एक रेशो हुआ, रेशो ऑफ सीपी टू सीवी, और ये जो रेशो है सीपी अपॉन सीवी, इसको गामा बोला गया है। और गामा आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोई इसका बेसिक मतलब कोई डीप जाके इसका कोई भी कंसेप्ट आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। अगर किसी को सीखना हो तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा गामा पे। ठीक, अभी के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को भूल जाओ, जो सवाल आ रहा है उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, वो सवाल ये आता है कि ये जो गामा है, गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होगी? मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम के लिए क्या होगी? दैट इज 5/3 विच इज जब डिवाइड करोगे तो 1.6 हो जाता है। डाई एटॉमिक गैस कौन सी होगी? वो वाली गैस जो दो एटम से बनी है। O2 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 7/5, दैट इज 1.4। और ट्राई एटॉमिक गैस दैट इज O3 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 9/7 विच इज इक्वल टू 1.28। होप आपको ये गामा वाला कंसेप्ट समझा हुआ होगा। मतलब एक रिलेशन क्या है, दोनों को डिवाइड करके क्या आता है? गामा आता है। और अगर दोनों को माइनस कर दो, ये एक रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये भी एक रिलेशन है। इसकी डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री वाले वन शॉट में करवा रखी है, प्लीज आप वहां पे जाके एक बार देख लेना, नहीं तो इसी बार जो थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर आएगा वहां पे भी मैं करवाऊंगा। सीपी और सीवी के दो रिलेशनशिप हैं, अगर माइनस करोगे तो आर आता है, डिवाइड करोगे तो गामा आता है। ठीक है, अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? ये वाली चीज आप भूल जाओ, इसका बेसिक कंसेप्ट है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? बोलता है मास ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। मास ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 किलो का है, उसकी हीट कैपेसिटी 10 है। ठीक है, और वैसे ही आपने पानी लिया, उसका मास लिया, द मास ऑफ वाटर, ये 1 kg है। ठीक है, पानी कितना है? 1 kg है, और उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना हो गया? दैट इज 10। बात समझे कि नहीं है? मतलब मास ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कितने बड़े मास का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके बाद है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट, पहली बात याद रखना कि लैटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बढ़ाता है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट क्या होती है? वो स्टेट चेंज करती है। बात समझिए, लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर। देखो ध्यान से, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट और अ लिक्विड बॉइल्स द एनर्जी मस्ट बी एडेड बट द टेम्परेचर रिमेन द constant. These can be explained by consider that takes the energy to breaks the bond holding the material together. देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। जो सॉलिड के एटम पास होते हैं, हाँ बिल्कुल सर, पास होते हैं। जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे, वो हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर ना बढ़े, वो हीट इसके बॉन्ड तोड़े और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। और इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से क्या बना? लिक्विड। वैसे ही कुछ हीट आपने ऐसी दी जो लिक्विड का टेम्परेचर ना बढ़ाए बट उसके बॉन्ड तोड़वाएं, और वो क्या कर जाएंगे? दैट इज क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे दैट इज गैस, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखना, लैटेंट हीट का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट टेक मेल्ट और बॉयल द सर्टेन ऑब्जेक्ट
ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, मैं लैटेंट हीट को थोड़ा समझा देता हूं। इधर देखो, ये एटम पास पास है, ठीक, ये सॉलिड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको हीट दी, ठीक है, जो हीट दी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसके एटम दूर दूर हुए और ये क्या बन गया, लिक्विड ही बना, ठीक है, बट टेम्परेचर बढ़ा नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। फिर अगले ही पल लिक्विड था, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने टेम्परेचर दिया, ये एटम और दूर दूर हो गए, ये गैस बन गए, बट कहां पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे आपने हीट दिया, जो हीट दिया उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो स्टेट चेंज करे। अब मेरी बात ध्यान से समझा। अच्छा, जो लैटेंट हीट होगी ना, जो हीट होगी वो डिपेंड करेगी उसके मास पे, जितना मास ज्यादा होगा उतना हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा L इंटू एम, इसको बोलते हैं L जो है ना, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट कांस्टेंट। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। क्लोरीमेट्री, क्लोरीमेट्री क्या है, इधर देखना, क्लोरीमेट्री आराम से, कैलोरी, ये कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरी यूनिट है एनर्जी की, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री में अगर आपको अच्छे से बताऊं ना, क्या लिखूंगा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ हीट, सब तरह की हीट की जो मेजरमेंट होती है उसी को कैलोरीमेट्री बोलते हैं। अभी तक तो आपने दो ही तरह की हीट पढ़ी है, एक हीट कौन सी पढ़ी है, दैट इज स्पेसिफिक हीट, है ना, और एक हीट पढ़ी है लैटेंट हीट। एक पढ़ा है आपने Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और एक आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एल एम, ठीक है ना। एक स्टेट चेंज करती है और एक टेम्परेचर बढ़ाती है, समझ आया कि नहीं है। इसकी मेजरमेंट को बोलते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज द मीन टू मेजर द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द केमिकल आर अ फिजिकल प्रोसेस। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, फिजिकल प्रोसेस में जो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा मैं आपको करके बताता हूं, आराम से समझो। मान के चलो, इधर देखो, देखना आराम से समझना। मान के चलो ये मेरे पास आइस है, ठीक है, आइस के एटम बड़े बड़े पास है, ये -10 डिग्री सेल्सियस की क्या है, आइस है, ठीक है। आपने इसको हीट दी और ये अभी आइस ही है, ठीक है, बट 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ाए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और यहां पे आपने कौन सी हीट लगाई, स्पेसिफिक हीट लगाई है ना, दैट इज Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये वाली हीट लगाई है जो टेम्परेचर को बढ़ाती है, ठीक। उसके बाद आपने हीट दी तो टेम्परेचर तो उतना ही रहा बट बॉन्ड टूट गया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर है। वाटर का मतलब क्या हो गया, लिक्विड है। तो आपको पता है कि यहां पे आपने कौन सी हीट दी, दैट इज Q इज इक्वल टू ml, दैट इज लैटेंट हीट दी है। बात समझ आई कि नहीं आई। यहां से यहां टेम्परेचर बढ़ाया, यहां से यहां स्टेट चेंज होगी, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा फिर आपने हीट दी तो ये स्टेट तो चेंज नहीं हुई, ये भी वाटर रहा, बट मसला ये है कि वाटर ये लिक्विड स्टेट में रहा, बट यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आपने कौन सी हीट दी, दैट इज स्पेसिफिक, एन सी डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट दी। ये लैटेंट हीट दी, ये स्पेसिफिक हीट दी। कितनी बार स्टेट चेंज हुई है, अभी तो एक ही बार स्टेट चेंज हुई है, अभी तो एक बार ही फ्यूजन हुआ है ना। बाकी तो इधर भी टेम्परेचर बढ़ रहा था, इधर भी टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब आपने क्या किया, अब आपने दोबारा हीट दी, आपने लैटेंट हीट दी, Q इज इक्वल टू ml दिया, ठीक है। तो ये एटम क्या हो गए, दूर दूर हो गए, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर बन गए, वाटर वेपर
बन गए। बात समझे कि नहीं? और टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस में है, ये भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस में है। तो इस पूरे की जो मेजरमेंट होगी ना उसी को क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर होते हैं बोलते हैं। अच्छा और भी कर सकते हो आप, देखो ध्यान से, ये एटम वहीं पे हैं बट ये 120 डिग्री पे क्या है, दैट इज वाटर वेपर। ठीक है, और जो इससे इस स्टेज में दोगे हीट वो आपकी स्पेसिफिक हीट होगी, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर को बढ़ाती है, लैटेंट हीट स्टेट चेंज करवाती है। ठीक, ओके। इसके बाद इसका आता है ग्राफ, और वो ग्राफ कैसे लेना है, इस एक तरफ आपने ले लेना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर आप इस तरफ लो, एक तरफ आप ले लो हीट और एक तरफ ले लो आप टेम्परेचर। वैसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा वैसा हो जाएगा कि जैसे बुक से मेल खाएगा। ठीक है, मान के चलो, सुनो, ये सॉलिड है, ठीक है, एटम पास पास है ना, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, 100 नहीं -10 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है। आपने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, ये अभी भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये जो हीट दी ये कौन सी हीट है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट है, दैट इज स्पेसिफिक हीट, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, कोई फेस चेंज हुई ना। ठीक है, आपने हीट दी और टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था, टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने हीट दी बट इसके एटम दूर दूर हो गए। अब हीट जो दी वो वाली कौन सी है, दैट इज लैटेंट हीट दी है, एटम दूर दूर हो गए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यहाँ पे फ्यूजन हो रही है। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉलिड आइस था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर, दैट इज लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने, और ये टेम्परेचर उतना ही रहा, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर आपने हीट और दी तो ये अभी भी क्या है, दैट इज वाटर ही है, ये अभी भी वाटर ही है, बट 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। टेम्परेचर बढ़ा तो आपने हीट दे ही रहे हो ना, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस जगह पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर यहां पे बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़े तो उस हीट को बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक, फिर आपने हीट दी, हीट बढ़ा दी, ठीक है, फिर आपने हीट दी तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, बट ये वाले जो एटम थे ये थोड़े दूर दूर हो गए, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इवेपोराइजेशन होगी, लैटेंट हीट होगी, और इवेपोराइजेशन हो रही है। अगर बोरिंग लग रहा है 2x पे कर लो। ठीक है, अच्छा, एटम क्या हो गए, दूर दूर हो गए, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहा, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जितना टेम्परेचर पहले था उतना टेम्परेचर बाद में रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आप अगर इसको दोबारा हीट दोगे तो ये रहेगा गैस ही रहेगा, क्या एटम इसके दूर दूर रहेंगे, और रहेगा क्या, ये गैस ही रहेगा। ठीक है, गैस ही रहेगा। जब गैस रहेगा बट हीट इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सी हीट, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। टेम्परेचर यहां से 100 से 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फेस चेंज डायग्राम है। ठीक है, कुछ गलत बोला मैंने, कुछ नहीं हुआ। यहां पे फ्यूजन हो रही थी तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पे इवेपोराइजेशन हो रही है। जहां जब भी स्टेट चेंज होगी वहां पे कोई भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट कितनी जल्दी फ्लो कर रही है गर्म इलाके से ठंडे इलाके में, इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे करंट होता था ना, इलेक्ट्रिक करंट, वैसे ही है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब कितनी तेजी से हीट ट्रांसफर हो रही है ठंडे इलाके से गर्म इलाके से ठंडे इलाके में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है,
मान के चलो किसी गरम बच्चे ने आपके ऊपर हाथ रखा, है ना, तो उसकी हीट आपके ऊपर ट्रांसफर होगी ना, तभी आपको गर्मी महसूस हो रही है और उसको ठंडक महसूस हो रही है। और कितनी जल्दी जल्दी, अगर जितना टाइम कम होगा और उतनी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब है मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। मोड ऑफ मतलब हीट किस तरह से कंडक्ट की जा सकती है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ मतलब कितने तरह से हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है कंडक्शन। सबसे पहला तरीका क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा, यहां पे मटेरियल पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। मटेरियल पार्टिकल इज रिक्वायर्ड, कि मटेरियल पार्टिकल रिक्वायर्ड होगा। मान के चलो ये रॉड है, ठीक है, इसके बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है। ठीक है, आपने एक एटम को यहां हीट दी ना, तो ये हीट यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर ट्रांसफर हुआ। मतलब रॉड में अगर आप एक जगह से गर्म करोगे तो वो हीट पूरी क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड पे। और लेके क्या कौन आ रहा है, मटेरियल पार्टिकल लेके आ रहे। तो यहां पे मटेरियल पार्टिकल क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते। ठीक है, उसके बाद देखो मटेरियल पार्टिकल इज रिक्वायर्ड बट पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, के पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कभी भी मूव नहीं करते। अच्छा, उसके बाद है कंडक्शन की जगह के बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन में क्या होगा कि यहां पे मटेरियल पार्टिकल रिक्वायर्ड, मटेरियल पार्टिकल क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। मान लो कि मैं यहां पे हाथ सेक रहा हूं, ये आगे आग जल रही है, ठीक है, ये फायर है। ठीक है, होगा क्या, यहां पे मटेरियल, ये मेरा हाथ है, वो आग जल रही है, ठीक, ये पार्टिकल्स यहां पे एयर पार्टिकल्स गर्म होंगे, ये गर्म होंगे और ये यहां से ट्रैवल होके मेरे हाथ के साथ टच होने आएंगे। तो मटेरियल पार्टिकल रिक्वायर्ड है बट मटेरियल पार्टिकल इज मूविंग, और मटेरियल पार्टिकल मूव करेंगे और हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। ऐसा कुछ वहां पे नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, कैच खेलेंगे हीट की, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, और फिर जाके अगर मैंने यहां पे हाथ रखा अपना तो मुझे हीट क्या होगी, फील होगी। ये कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या होगा, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वल्ला नहीं है। जैसे सन है ना, सन से हीट आती है, ठीक है, कोई मीडियम है सन और अर्थ के बीच में, कोई मीडियम नहीं है। किसकी फॉर्म में आएगी, किसकी फॉर्म में आएगी, EMW। अब EMW 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, अभी याद रख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में आएंगी। इनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। देखो कंडक्शन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। हाथ पकड़ोगे, मतलब हाथ पकड़ा, ये गर्म था पूरा, तो इसके पार्टिकल लेके आए, ठीक है, पार्टिकल ने कैच खेला, ठीक है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। बात समझे कि नहीं है, कि भाई यार यहाँ पे गर्म हुई हवा और फिर गर्म हवा दूसरी जगह पे गई जहाँ पे मेरे हाथ थे, वहाँ मेरे हाथ के साथ लगी और मुझे गर्म महसूस हुआ। और रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ से हीट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसमें मटेरियल की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, कि शुरू शुरू में कोई ब्लैक बॉडी है, वो क्या करती है,
हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर भर लेती है। बात समझ नहीं है? और जब भर लेती है उसका मैक्सिमम अमाउंट उससे उधर बढ़ जाता है, खुद अच्छे से गर्म हो जाती है और फिर ये एनर्जी को क्या करती है, रेडिएट करती है। आपने देखा होगा लोहा है, लोहे को अंगारू में रखो या किसी हीटर के ऊपर रखो तो वो पूरे हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और फिर बाद में जब उसको बाहर ला के रखो, जब रेड हो रहा होता है तो ऐसा नहीं लग रहा कि उससे में से कुछ चीजें निकल रही हैं, रेडिएट हो रही हैं, तभी तो वो रेड दिख रहा है। इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि शुरू शुरू में क्या करता है कि कोई भी बॉडी है हीट को एब्जॉर्ब करती है, बट जब आप उसको हीट देना बंद करते हो ये खुद इतनी गर्म हो चुकी होती है कि बाद में इस सारी हीट को क्या करती है, री इमिट करती है। इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब इनिशियली बॉडी एब्जॉर्ब द एनर्जी and finally when it is full of energy, जब ये एनर्जी से भर गई है, ठीक है, जब ये एनर्जी से भर गई है, इट री एमिट द एनर्जी, और फिर ये एमिट करती है, री एमिट करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक लॉ भी आया है जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जितनी ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी उतनी ये रेडिएशन एमिट करेगी। बात समझे कि नहीं? क्या बोल रहा है ये? कि इमिसिविटी बोलते हैं बाहर को निकालना, एमिट करना। बोलता है जो एमिटेड एनर्जी होगी, जो बाहर निकालेगी एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में करके लिख देना। ठीक है। एमिटेड एनर्जी is directly proportional to absorb energy, emitted energy is equal to a constant and a absorb energy। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में करके लिख लेना। ठीक है। इसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ। उसके बाद है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन लॉ क्या बोलता है? द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। बोलता है कि ये चाय है। एक दिन न्यूटन चाचा चाय पीने लगा, उसने ये देखा कि ये चाय ठंडी हो रही थी। ठीक है। वो जो चाय ठंडी हो रही थी, मतलब ठंडी होने का मतलब क्या हो गया कि इससे हीट निकल रही थी। ठीक है। उसने ये देखा कि शुरू में बड़ी जल्दी हीट निकलने लगी। ठीक है। बाद में ये क्या होगी? स्लो होगी। बाद में ये क्या होगी? स्लो होगी। तो इसने ये बोला कि dQ/dt, इसका मतलब होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? चेंज इन टेम्परेचर पे। और dQ/dt इज डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर किसका? सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है। मतलब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होगी। और अगर इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस कप का और बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 और 20 में फर्क कितना है? 10 का। तो ये बड़ा स्लो लॉस होगा किसका? हीट का। यही चीज वो समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। फिर मैंने dQ/dt लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा तो इधर एक कांस्टेंट आया कि dt सराउंडिंग माइनस t ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से। फिर है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या बोलता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी है वो कोई एनर्जी एमिट कर रही है, कोई एनर्जी क्या कर रही है? एमिट कर रही है। वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर की पावर 4 पे। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा एमिट करेगा। जो
एमिशन पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 पे। जो एमिशन पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 पे। एमिशन इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सिग्मा, टेम्परेचर की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्टीफन लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, अगर कोई भी क्या है, ब्लैक बॉडी है, ठीक, ये जो ब्लैक बॉडी है जब कभी भी कोई भी मतलब रेडिएशन निकालेगी, खुद गर्म होगी फिर रेडिएशन निकालेगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन टी, टी को इधर मल्टीप्लाई कर देना, लैम्डा टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। इसको बोलते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो रेडिएशन है एमिट करता है जो ब्लैक बॉडी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डीप करके समझा दूं। अच्छा, मेरी बात मैं डीप करके समझाता हूं, सुनो मेरी बात। ये ब्लैक बॉडी है, इससे कोई एनर्जी निकलती है, ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी एनर्जी निकालेगा ये, ठीक। एनर्जी क्या होता है, एच म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्यू टी। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहां से क्या पता हुआ, जो वेवलेंथ होगी वो टेम्परेचर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यही वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ था। होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यहां पे हमारा ये वन शॉट भी कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका डाउट्स रिजॉल्व करूं। इस चैप्टर के जो लेक्चर नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर नोट्स भी और साथ में मैं शॉर्ट नोट्स भी डाल रहा हूं, कलर्ड नोट्स, वो भी आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके सर, डन। अच्छा, और क्या बात करनी थी, और ये बात करनी थी बशीर साहब, नज़ीर साहब, एक ही दिन बचा है छुट्टी को, मतलब पेपर को, तो प्लीज आप पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना शुरू क्या कर दें, आपने पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें और अपना दिन और रात एक कर दें। दिन और रात एक का मतलब क्या हो गया, आपको पता ना चले कब दिन हो रही है और कब रात हो रही है। मेरे से जितनी मदद होगी मैं इंशाल्लाह उतनी मदद करूंगा। और क्या बोलना था, और ये बोलना था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, और कुछ बोलना है, और कुछ नहीं बोलना। वैसे आज वैसाखी है तो हैप्पी वैसाखी टू एवरीवन, ठीक। थैंक यू।